हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे कि इसमें अंग्रेजी की बैच चल रहा था जिसका टारगेट था आपका यूपी टेट और सुपर टेट है। इसमें हम यानी इंग्लिश जो यूपी टेट का है 30 नंबर का आपको जैसे पता है, और सुपर टेट में आपका 10 नंबर का आता है। इसी क्रम में हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे वर्ब के बारे में, वर्ब के आगे हम अगले इसमें जो वर्ब के और भी टॉपिक बचे थे उनको हम आगे पढ़ाएंगे, और इसी क्रम में हम एक एक टॉपिक को लेते हुए सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगला हमारा इसमें है, हमने यूज ऑफ इज एम आर के बारे में पढ़ लिया था, वाज वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हैज और हैव के अंतर्गत जो भी आते हैं। इसमें आपका अंग्रेजी की सैर या 5वां वीडियो होगा आपका, अंग्रेजी की सैर में 5वां वीडियो होगा आपका। इसमें हैव के अंतर्गत 3 चीजें हमने पढ़ा था, हैज, हैव एवं हैड। ठीक है, हैज, हैव, हैड। ठीक, अब इसमें हैज और हैव और हैड तीनों यानी तीनों का प्रयोग किसी वस्तु पर अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए, अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यानी जो इसमें आपका होगा यानी हैज, हैव, हैड इन तीनों का प्रयोग। और ध्यान रहे हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में। कहने का मतलब अगर कोई पूछे कि हैज और हैव का थर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, तो आपका हैड होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे माई नहीं होगा, मेरे की अंग्रेजी यहाँ पे आई होगा, और इससे पेन के बारे में अपना अधिकार व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव आ पेन। ठीक, तो इस तरह से किसी वस्तु पर अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए यहाँ पे हैज, हैव या हैड का प्रयोग किया जाएगा। हैज, हैव कहाँ प्रयोग किया जाएगा, जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, और हैड का प्रयोग वहां पर होगा जब सेंटेंस पास्ट में होगा। ठीक, अब इसी क्रम में हम अगला हमारा था, इसी में प्राइमरी वर्ब में पढ़ रहे थे, इसमें डू पढ़ रहे थे, यानी अब इसी क्रम में डू आएगा। और इसमें आपने 3 चीजों को पढ़ा, डू, डज और डिड। ठीक, डू, डज, डिड। और यहाँ पे इस हैज, हैव, हैड इनका प्रयोग आप जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आप टेंस में पढ़ेंगे ही, यानी किसी के भी परफेक्ट का जो टेंस होगा उसमें तो आपको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे डू, डज, डिड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की भांति करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की भांति करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका जैसे डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब की भांति। डू का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग मेन वर्ब की भांति भी किया जाता है। ठीक है, जैसे एक और आपका, जैसे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब यहाँ पे आई के साथ डू या फिर डज क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसके जब टेंस आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें नियम होता है कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, सी, इट या कोई नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ हमेशा आपका डज का प्रयोग होगा, और कोई सब्जेक्ट आई को छोड़ करके, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको आप जानते रहिए, ये टेंस में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो इस तरह से आपका डू और डज का प्रयोग हुआ। और भी डू का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग वहां करते हैं, डू और डज का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर किसी कथन को दबाव देकर कहा जाए, दबाव देकर कहा जाए। ठीक है, किसी कथन को दबाव देकर कहा जाए, जैसे आप लिख सकते हैं कि वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। ठीक है ना, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, ही डज रीड, ही डज रीड। अब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब की तरह, ही डज रीड। तो इस तरह से आपका डू और डज का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला हमारा इसी में है डिड का प्रयोग। डिड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है ना, यानी डिड का प्रयोग कहां पे किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक, एक एग्जांपल जैसे यहां पे आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। ठीक, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। तो ये रहा आपका इंटरोगेटिव में करना है। एक एग्जांपल इंटरोगेटिव में देख लीजिए, जैसे व्हाई डिड यू प्ले हॉकी, व्हाई डिड यू प्ले हॉकी। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये रहा आपका डिड का प्रयोग। और भी डिड का प्रयोग हम देख लेंगे। डिड का प्रयोग हमारा पास्ट इंडेफिनिट के, यानी पास्ट इंडेफिनिट में जब आपको किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं पता है, यानी क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पास्ट इंडेफिनिट का जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं अफर्मेटिव में। लेकिन अगर किसी का सेकंड फॉर्म आपको नहीं पता है तो आप इसी डिड को रख करके उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे देखिए हो जाएगा, जैसे बच्चा या बच्चों ने फूल तोड़े, बच्चों ने फूल तोड़े। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन डिड प्लक फ्लावर्स, फूल तोड़े, यानी बच्चों ने फूल तोड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन डिड प्लक फ्लावर्स है। या फिर अब जब आप अपने हिसाब से करेंगे, मान लीजिए इसका तोड़ने का सेकंड फॉर्म आपको पता है तो क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रेन प्लग्ड फ्लावर्स। तो इस तरह से आपका डिड के बारे में आपको जानकारी मिली। तो डिड का प्रयोग दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, एक पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और अफर्मेटिव में भी किया जाता है। कब, जब आपका उस वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो आप उसको डिड लगा दीजिए उससे पहले, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पूरा, यानी सेकंड फॉर्म के ही भांति आपको माना जाएगा। तो इस तरह से रहा आपका हैव और डिड के बारे, सॉरी हैव और डू के बारे में आपने जाना, बी के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। और इसके बाद जो मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल के बारे में आपको इसमें जब टेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको बता दी जाएंगी अधिकतर चीजें, जैसे बिल हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, और मे और
यहाँ पे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक, जैसे अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे, और उसके बाद हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। चलिए इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब इसमें हम आपकी प्राइमरी वर्ब आपकी समाप्त होती है, यहाँ पे प्राइमरी वर्ब आपकी समाप्त होती है। अब इसके बाद जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी उसी क्रम में हम यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। जैसे आप वो बिल और शैल को हम वहां पे बता देंगे कि बिल का प्रयोग कहाँ पे होगा, शैल का प्रयोग कहाँ होगा, शैल शुड का प्रयोग कहाँ होगा और वुड का प्रयोग, ये एक दूसरे के पास्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। हमारा पहला वर्ब है मे। ठीक, मे, इसका अर्थ होता है सकना के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में? सकना के, जैसे खा सकता हूँ ना, ले सकता हूँ, आ सकता हूँ, इस तरह के, मतलब सकना के अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इसमें हम लिखेंगे कि मे का प्रयोग अनुमति देने या फिर अनुमति लेने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आप लोग जनरली यूज करते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। तो आपने क्या किया, आप यही बोलते हैं ना, मे आई कम इन। ठीक, मे आई कम इन। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आप अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है, अनुमति लेने और देने दोनों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और मे का प्रयोग कहां पे किया जाता है? संभावना व्यक्त करने में किया जाता है। तो मे का प्रयोग कहां पे किया जाता है? संभावना को व्यक्त करने में किया जा सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इट में रेन टुडे। ठीक, इट में रेन टुडे। तो इस तरह से हमने देखा कि मे का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो स्थितियां आपको बताई गई। मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के अर्थ में किया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बताया गया। और मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने में, इसमें आपको एग्जाम्पल बताया गया है ना, आज वर्षा हो सकती है। इस तरह से एक आध और देख लीजिए इसमें, एक और मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः किया जाता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे हमने मे के प्रयोग को जाना, जिसमें मे का प्रयोग आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। और इसी में आपका इसी क्रम में हम मे के बारे में पढ़ लिए। अब इसी में जो अब इसका पास्ट रूप होता है माइट, अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। माइट
माइट। इसका प्रयोग भी सकना के ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग पास्ट की स्थितियों के बारे में पता चलता है। पास्ट की स्थितियों के बारे में पता चलता है। ठीक, यहाँ पे जैसे स्थितियां वही होंगी, यानी जो नियम वहां पर में किए गए थे यहाँ पर भी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे उसका पास्ट हो जाएगा। जैसे आज वर्षा हो सकती थी, तो आप क्या कर देंगे, इट माइट रेन टुडे। ठीक, इट माइट रेन टुडे, इस तरह से हो गया। अब इसी में अगला हम पढ़ेंगे कैन। कैन का भी प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे कैन, लेकिन इसका कैन का प्रयोग, इसका प्रयोग क्षमता, योग्यता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी क्षमता। जैसे एग्जांपल में इसमें जैसे आई कैन सॉल्व दिस मैटर। मान लीजिए यहाँ पे ये कैन नहीं दिया है और यहाँ पे आपका ऑप्शन में है मे माइट और कैन, तो आप क्या लगाएंगे। यहाँ पे क्षमता की, एबिलिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कैन का प्रयोग होगा। तो कैन का प्रयोग हमेशा योग्यता और क्षमता के बारे में प्रयोग किया जाता है, यानी उस जहाँ पर योग्यता या क्षमता की बात आ जाएगी और वाक्य में सका सकी से होगा तो अंत में, तो यहाँ पर आपका कैन का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका माइट हो गया और कैन हो गया। इसका पास्ट रूप क्या होगा, कुड होगा, कुड, जिसका प्रयोग सेम परिस्थितियों में पास्ट की स्थिति में किया जाता है, पास्ट की स्थिति में किया जाता है। ठीक, एग्जांपल देख लेंगे। जैसे he could not play well। ठीक, he could not play well। तो इस तरह से आपका मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया और कुड हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें आपको और जो भी, जैसे आपका अभी बचा हुआ है, आपका मस्ट आपको पढ़ना है, आर टू है और एक आपका डेयर। ठीक है, डेयर। तो इसमें ये 3 चीजें बची हुई हैं आपका, और एक आपका है नीड। ये 4 वर्ब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ा करके फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा उसी क्रम में हम आपको आगे पढ़ाते हुए आगे चलेंगे। और इस तरह से हमने इसमें कैन, कुड, मे, माइट को देखा, और इससे पहले जो हमने प्राइमरी वर्ब में कुछ बचा हुआ था, जैसे हैव के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा और डू के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर इससे पहले हमने बी के अंतर्गत जो भी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्ब था, इसके बारे में पढ़िए। अब इसी के अनुसार अब आगे हम इसमें
नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।